कहां कहां बचेंगे इंडिया से प्रधानमंत्री जी? कहीं नहीं बच सकते। इंडिया रगों में बसता है 140 करोड़ भारतीयों की। तो भारत प्रधानमंत्री जब इंडिया के खिलाफ बात करते हैं और इंडिया को इक्वेट करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जिन ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है, तो वो एक्चुअली कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं उस तरीके से भी। बिकॉज कम्युनल पोलराइजेशन के बगैर भारतीय जनता पार्टी का कोई तस्वुर ही नहीं है। तो पुरानी इनके इनके असलाफ हैं वो उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जिनका ताल्लुक ब्रिटिश इंडिया से था। तो ये ब्रिटिश इंडियन है जो सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को और उनके जुल्म को जो सपोर्ट करते थे, आज भी उनको उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। हेमंत करकरे को मारने वाले कौन थे इसका अभी तक पता नहीं चला। हेमंत करकरे ने जितने नाम लिए थे अपनी रिपोर्ट में वो सब आरएसएस के टॉप फंक्शनरीज हैं अभी तक भी। और ये जो बजरंग दल है, और बजरंग दल को बाकायदा इंटरनेशनली कह दिया गया है कि ये राइट विंग की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल के बारे में जो आज तक चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप एक तरफ तो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं जो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, हमारे दस्तूर, हमारे अदालतों के जरिए बाइज्जत बरी होते हैं। दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनको सारी दुनिया मिलिटेंट कह रही है और आप उनको ग्लोरीफाई करते हैं और मणिपुर की इकोनॉमी को और इन एरियाज को ये हमारे कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहते हैं, इन नागाज एंड कुकीज से खाली करवा के। तो एक ही तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक तो आप क्रिश्चियन डोमिनेशन को वहां से खत्म कर रहे हैं और दूसरा 8-8.5% मुसलमान भी रहते हैं वहां। तो इनको लगता है कि कुकीज को अगर हटा दिया तो मुसलमानों को हटाने में फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मुसलमान तो आजकल वैसे भी बेचारे हुए हुए। तो कुकीज जो है वो आर्म्ड है। जो म्यांमार का बॉर्डर लगा हुआ है मणिपुर से, वहां से भी आर्म्स आ रहे हैं, चाइना से भी। ये लोग समझते नहीं हैं इस बात को। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश की बड़ी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा जिसके आप हकदार हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। इस वक्त जो इश्यूज हैं, जो अहम इश्यूज हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज हमारे खास मेहमान डॉक्टर तस्नीम रहमानी है, जो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। इलेक्शंस की पॉलिटिक्स पर खास उनकी नजर है। इसके अलावा भी देश भर में जो वाकयात होते हैं उस पर वो अपनी राय रखते हैं, राय मजबूती से रखते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो INDIA इंडिया जो अपोजिशन का अलायंस बना है, उसके बाद उन्होंने एक अजीब सा बयान दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अपोजिशन के लोग हैं शायद वो आतंकवादी हैं, क्योंकि उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र किया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जिक्र किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करते हुए ये कहा कि उसमें भी इंडिया है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्लिप ऑफ टंग था या सोची समझी बात थी? इसका क्या मकसद है, क्या टारगेट है उनका, उस पर हम बात करेंगे। दूसरे ये कि मणिपुर में तकरीबन 3 महीने होने जा रहे हैं मुसलसल वहाँ टारगेट किए जा रहे हैं कुकी, और बज़ाहिर तो कुकी मैतेई बहुत ही जनरल सा नाम लगता है सब आदिवासी हैं, लेकिन इसमें आपको एक बार फिर बता दूं कि कुकी में मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है और मैतेई में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, और वहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां के चीफ मिनिस्टर इतने इनसेंसिटिव हैं कि 2 औरतों की जो वीडियो आई थी जिसका जिक्र करते हुए शर्म आती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों वाकयात हमारे यहाँ हुए हैं, ये इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने, जिसे वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, उन्होंने वहां सरकार बदलने की मांग कर दी है। आमतौर पर कोई विदेशी सरकार स्टेट लेवल की सरकार बदलने के लिए नहीं कहती है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वो सारी
हदें पार हो चुकी हैं, उस पर हम बात करेंगे। उधर इजराइल में भी जो ये जुडिशियल ओवरऑल कानून जिसके खिलाफ पिछले तकरीबन 30 से ज्यादा हफ्तों से प्रोटेस्ट वहां हो रहे थे, उसके बावजूद वहां वो कानून पास हुआ और वो शिद्दत पसंद जो उनका कोalition पार्टनर्स हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, वो उनके दबाव में मुसलसल है और वो खुद भी चूंकि मुकदमों में घिरे हुए हैं उनसे भी बचना चाहते हैं, ऐसा इजरायली मीडिया से बातें सामने आ रही हैं। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आप वक्त दे देते हैं। आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या मंशा है ये बात कह करके, क्या वो जो एक वक्त में ख्वाब देख रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, फिर विपक्ष मुक्त भारत, अब ये विपक्ष फिर से एक तरह से उसमें ऐसी जान और ताकत नजर आ रही है कि अब वो इस हद तक कहने के लिए तैयार हो गए कि ये विपक्ष जो है वो उन्हें आतंकवादी कहना चाह रहे हैं? क्या है सियासत में इसके मानी क्या है, क्या समझा जाए इसका मतलब? देखिए, आपने दो मुक्तियों की बात करी है, मुझे तीसरी मुक्ति याद आ रही है। वो दरअसल डेमोक्रेसी मुक्त भारत चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी ही ना रहे मुल्क में, अकेले वो रहे। कल जो उन्होंने तकरीर की है यहाँ प्रगति मैदान में, वो भारत मंडलम का इनॉग्रेशन करते वक्त, तो उन्होंने दोबारा से दोहराया, स्लिप ऑफ टंग की कोई बात नहीं जिसे आपने जिक्र फरमाया, स्लिप ऑफ टंग नहीं, कल उन्होंने दोबारा वही सब बातें दोहराई। आज वो सीकर में तकरीर कर रहे थे, वहां तीसरी बार वो बातें सब यही बातें दोहराई। तो ये उनका ये कहना कि तीसरे टर्म में हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, तो और मैं गारंटी ले रहा हूं, और अब हर बात में वो अपने सीने पे हाथ मार के अपने रेफरेंस के साथ बात करते हैं, मोदी की गारंटी है, वो अब ये बात करते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में भी खड़े होके कहा था कि मैं अकेला सब पे भारी हूं। तो जब वो इंडिविजुअल होके बातें करते हैं तो साफ लगता है कि वो जमहूरियत में यकीन नहीं रखते हैं, वो अपनी पार्टी के ऊपर भी सबके ऊपर खड़े हो गए हैं जाके और किसी की नहीं सुन रहे हैं। एक सफोकेशन है जो मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी के अंदर भी सफोकेशन है। अपोजिशन अगर उनके खिलाफ खड़ा होता है, कोई सवाल करता है, तो वो उसका जवाब नहीं देना चाहते। मणिपुर जैसा वाकया जिसपे सारी दुनिया में तहलका मच गया और एक शोर है और एक शर्मिंदगी है पूरे मुल्क को, वो पार्लियामेंट के अहाते में खड़े होके उस घटना के उस दिलदोज वाकये की मजम्मत तो करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाके वो अपोजिशन के सामने वो जवाब नहीं देना चाहते। उसी बात को वो वहां नहीं कहना चाहते जो बाहर कही उन्होंने। इससे लगता है कि वो जमहूरियत में अब उनका बिल्कुल कोई यकीन नहीं रहा, तो वो एक प्रजातंत्र मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। कांग्रेस या मुक्त भारत या अपोजिशन मुक्त भारत से भी एक कदम आगे जा रहे हैं, क्योंकि वो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स हिमसेल्फ कि मैं ही हूं भारत, अब ये बताने की जो कोशिश है। दूसरी बात यह कि इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, वो इस नाम से घबराए हैं, डरे हैं, और उनके खौफ का आलम यह है कि, और उनकी नेगेटिविटी का आलम यह है कि उन्होंने जितनी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम उनको याद आए वो उन्होंने ले लिए, लेकिन वो ये भूल गए कि इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू ही होता है लफ्ज इंडिया के नाम से, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहला जुमला है, प्रीएम्बल का पहला, वी दी पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत। फिर जिस पूरे के जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं गैर मुल्कों में, तो उनको डेजिग्नेशन क्या दी जाती है, किस डेजिग्नेशन से उन्हें पुकारा जाता है? उन्हें पुकारा जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिस तरीके का, जिस जगह पर, जो जिस मैंडेट के जरिए वो प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं, उसका नाम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल, तब उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। जिस अथॉरिटी के जरिए वो इलेक्ट होके आते हैं, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी। तो कितने इदारे हैं जो उनके सबसे करीबी दोस्त हैं,
उनके दोस्तों की जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं और सारी चीजें सरकार को, पूरी सरकार को मॉनिटर करते हैं, उसकी फाउंडेशन का नाम है इंडिया फाउंडेशन, जो अजीत डोभाल के बेटे सौरभ डोभाल चलाते हैं और पूरी सरकार की मॉनिटरिंग कर, उसी का नाम है इंडिया। उसके अलावा एक और कीजिए कि 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को के खिलाफ मूवमेंट जो खड़ा हुआ, अन्ना हजारे का मूवमेंट, उस मूवमेंट का क्या नाम था जो अन्ना हजारे ने मूवमेंट खड़ा किया? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यही उसका नाम था। और वो नाम किसने दिया था? ये बड़ी दिलचस्प बात है। 2014 के आखिर में तहलका.com की एक रिपोर्ट आई थी, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट थी। उसमें उसने कहा था कि 1 अप्रैल 2012 को अजीत डोभाल साहब के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसका दफ्तर चाणक्यपुरी में है, वहां मीटिंग में ये पूरी इसका खाका तहरीक का तैयार हुआ था और वहीं अजीत डोभाल साहब ने नाम दिया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो भारत के कितने इदारे हैं जिनका नाम इंडिया के साथ है जी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आपका इंडियन कल्चरल काउंसिल, और ऐसे कितने इदारे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोई अकेले सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाते हम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कितने हैं, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी, ये सारे इंडिया के साथ है। हमारे दस्तूर में जितने 350 से ज्यादा जो आर्टिकल्स हैं, उनमें से अक्सर जो एक्ट्स हैं उनका नाम इंडिया से शुरू होता है। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीजें कहां बचेंगे इंडिया से? प्रधानमंत्री जी कहीं नहीं बच सकते। इंडिया रगों में बसता है 140 करोड़ भारतीयों की। तो भारत प्रधानमंत्री जब इंडिया के खिलाफ बात करते हैं और इंडिया को इक्वेट करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जिन ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है, तो वो एक्चुअली कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं उस तरीके से भी, बिकॉज कम्युनल पोलराइजेशन के बगैर भारतीय जनता पार्टी का कोई तस्वुर ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या अपोजिशन ने बीजेपी का जो नेशनलिज्म का जो नारा था वो इंडिया नाम रख करके वो छीन लिया है, उससे घबराए में क्या है? वो तो छीन ही लिया है। हाँ। अब मसला ये है कि इंडिया के खिलाफ क्या बोलेंगे? आज उन्होंने क्विट इंडिया बोल दिया, तो अब क्विट इंडिया तो हम भी बोल सकते हैं ना। फाशिज्म को क्विट इंडिया, कम्युनलिज्म क्विट इंडिया, एट्रोसिटीज क्विट इंडिया, ब्रूटलिटी क्विट इंडिया, कम्युनल पोलराइजेशन क्विट इंडिया, जो ये संघवाद है हम तो बोल सकते हैं आरएसएस क्विट इंडिया, बजरंग दल क्विट इंडिया, विश्व हिंदू परिषद क्विट इंडिया, कितने सारे क्विट इंडिया हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इनके कोई भी नैरेटिव इसके मुकाबले स्टैंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये इंडिया के लफ्ज से, सिर्फ एक लफ्ज से बौखला गए। अभी तो अपोजिशन ने अपनी ज्वाइंट कैंपेन शुरू नहीं किया है, अपना ज्वाइंट मूवमेंट जो उनका प्लान है, जो बॉम्बे की मीटिंग के बाद चलेगा, अभी तो वो भी शुरू नहीं किया है। अभी तो कोई मूवमेंट ही नहीं शुरू किया है। अभी तो सिर्फ 26 पार्टियां आके बैठी हैं और उन्होंने अपने लिए एक नाम अडॉप्ट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया अभी तक। और उसी पे इतना घबरा रहे हैं कि रोज इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो ये वो लोग हैं एक्चुअली, इनकी जो पुरानी इनके असलाफ हैं वो उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जिनका ताल्लुक ब्रिटिश इंडिया से था। तो ये ब्रिटिश इंडियन है जो सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को और उनके जुल्म को जो सपोर्ट करते थे, आज भी उनको उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। आज भी अमेरिका में जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहला के और अमेरिका से दोस्ती काटते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती काटते हैं जो हमारे दुश्मन थे, जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। तो इनका एलिजियंस जो है वो एंटी इंडियंस के साथ हमेशा रहा है। यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो हमारी तो आर्मी को भी कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, तो सभी कुछ इंडियन है यहाँ पर। तो उस इंडियंस के नाम से ये इसलिए घबराते हैं। और ये डिबेट आपको बता रहा हूं अगले चंद दिनों में शुरू करेंगे, इंडिया एंड भारत, उसके बीच एक बहस करेंगे कि इंडिया है या भारत है। अब उस बहस का कोई फायदा नहीं है।
और वो बहस करनी भी नहीं चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत, तो फिर उस बहस का कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता। हमारे लिए इंडिया भी उतना ही अहम लफ्ज है जितना भारत है। हमको ना भारत से कोई प्रॉब्लम है ना इंडिया से कोई प्रॉब्लम है। हमारे लिए दोनों लफ्ज जो हैं वो सम्मानित है, काबिल एहतराम है, और अच्छा अच्छा, हम ग्लोरीफाई करते हैं। एक चीज पर मेरे ख्याल से बात करना चाहिए। ये मौका अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने इसमें इंडियन मुजाहिदीन का नाम भी दिया। मैं चूंकि कुछ इंटरनेशनल चीजों को देखता हूँ, जो वेस्टर्न मुल्कों में थिंक टैंक्स के नाम पर खुफिया एजेंसियां अपने जो एजेंडे को लेकर के चलती हैं। मुझे याद है इंडियन मुजाहिदीन का नाम जब यहाँ आया, भारत की खुफिया एजेंसियों ने देना शुरू किया, उससे कुछ महीने, कुछ 6 महीने, 1 साल पहले अमेरिका के एक थिंक टैंक में ये बात कही गई। चूंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों से अमेरिका ताल्लुकात बेहतर रख करके चलाना चाहता था और चाहता है, तो उसको अब वो बात अच्छी नहीं लगती थी कि भारत अक्सर जब भी यहाँ कुछ होता था तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद का इल्जाम लगता था और उस पर बहस भी होती थी। अब अमेरिका ने यह कहना शुरू किया उस वक्त के भारत में जो टेररिज्म है वो होम ग्रोन टेररिज्म है, इंडिया की होम ग्रोन टेररिज्म। उसका बेहतरीन तर्जुमा इंडियन मुजाहिदीन, उसमें मुस्लिम कनेक्ट करके और एक नया नाम दे दिया इंडियन मुजाहिदीन। अब उसका क्लाइमैक्स ये हुआ कि पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट ने ये सवाल कर दिया राज्यसभा में कि भाई हमें आप बताओ ये इंडियन मुजाहिदीन का एड्रेस क्या है, कौन इसके लीडर्स हैं, कहाँ क्या कुछ है। उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर गिरफ्तारियां बंद हो गई हमारी खुफिया एजेंसियों के जरिए, पुलिस के जरिए। तो ये खुद अपने आप में, आपकी इसके बारे में क्या सोच है, क्या कुछ है? देखिए, होम ग्रोन तो यहाँ पर तो होम मिनिस्टर भी, राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कहा कि इंडियन मुस्लिम्स का फॉर्चुनेटली टेररिज्म में का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है, मिनिमल है। ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में खड़े होकर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था। अभी जो वो एक साहब तशरीफ लाए थे ना मक्का से, तो वहां पर अजीत डोभाल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे हैं, उन्होंने भी अपनी तकरीर में इस बात को दोहराया कि खुशकिस्मती से जबकि सारी दुनिया में टेररिज्म का मूवमेंट चल रहा है, इंडियन मुस्लिम्स का टेररिज्म से बहुत मामूली सा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा नहीं है। तो ये बात तो बीजेपी की सरकारों ने एडमिट की है, सरकारी सतह पर एडमिट की है कि एड नहीं है। तो ऐसे में ये इंडियन मुजाहिदीन, और रोजाना इस किस्म की कोई ना कोई और भी तंजीमें सामने आती हैं, ये कौन कब बना देता है और कब वो डिसमेंटल हो जाती हैं पता नहीं चलता है। सुनिए, गिरफ्तारी के टाइम पे मीडिया कैंपेन हो जाती है, अदालत में केसेस गिर जाते हैं 10 साल बाद, वो जो बहुत कम कहा जाता है, उसकी भी हकीकत क्या है, उसकी भी हकीकत क्या है। और अगर हमारे जमीयत उलमा, जमात इस्लामी वाले वकील एजेंसियों से ना मिल जाएं और उनसे प्लीड गिल्टी ना करा दें, तो वो भी, जो भी सक्सेस रेट है उनका, वो भी 0 है। तो उसमें 98% रेट ऑफ एक्विटल है इस किस्म के तमाम मामलात में। जो लड़के 2004 के बाद से गिरफ्तार होने शुरू हुए थे, हजारों लड़के गिरफ्तार हुए अभी 20 साल के अंदर, और उनका जो रेट ऑफ एक्विटल है दैट इज अराउंड 98%। तो 98% बेकसूर हुए, चाहे 20 साल रहे, चाहे 23 साल रहे, 25 साल रहे, 10 साल रहे जेल में, आखिर में वो आ गए। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई वाकया हुआ था और उसके इल्जाम में आपने किसी को गिरफ्तार किया था और वो बरी हो गया, भले ही 10 साल, 15 साल, 20 साल में हुआ, तो वो वाकया किसने अंजाम दिया था, इस सवाल का कोई जवाब किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। जैसे मक्का मस्जिद ब्लास्ट में किसी को सजा नहीं हुई, तो मक्का मस्जिद ब्लास्ट किसने किया था। और इधर साध्वी प्रज्ञा जब गिरफ्तार होती हैं और उनके ऊपर केस चलता है, और आज तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। कर्नल पुरोहित के ऊपर से जो अभिनव भारत वाले हैं, आज तक केस खत्म नहीं हुआ, केस चल रहा है, और वो आजाद घूम भी रहे, और सर्विस भी उन्होंने ज्वाइन कर ली, किए हुए अब्यूज्ड हैं, वो एक्यूज हैं, वो एक टेररिज्म के केस में।
हेमंत करकरे को मारने वाले कौन थे इसका अभी तक पता नहीं चला। हेमंत करकरे ने जितने नाम लिए थे अपनी रिपोर्ट में वो सब आरएसएस के टॉप फंक्शनरीज हैं अभी तक भी। और ये जो बजरंग दल है, और बजरंग दल को बाकायदा इंटरनेशनली कह दिया गया है कि ये राइट विंग की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल के बारे में जो आज तक चल रहा है। तो ये सारी चीजें, आप एक तरफ तो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं जो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, हमारे दस्तूर, हमारे अदालतों के जरिए बाइज्जत बरी होते हैं। दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनको सारी दुनिया मिलिटेंट कह रही है और आप उनको ग्लोरीफाई करते हैं, और सरकार के मिनिस्टर उनको बुला के अपने दफ्तरों में उनको हार पहनाते हैं और मिठाइयां तकसीम की जाती हैं उनकी रिहाइयों पर, जब वो मॉब लिंचिंग वगैरह के वाकयात अंजाम देते। खुद आरएसएस के लोगों ने जेल के अंदर जो बातें कहीं बताई हैं वो सामने आई हैं, उसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था। अच्छा, अब मैं चलता हूं मणिपुर की तरफ। मणिपुर में इतने सैकड़ों तो चर्चेस को पर हमले हो चुके, जलाई जा चुकी, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, मुसलसल बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं, और अब तो पड़ोसी स्टेट नागालैंड तक उसकी बात पहुंच गई है। वहां से मैतेई को निकालने की का ऐलान किया गया है, और यहाँ की सरकार कह रही है कि हम फ्लाइट से ले आएंगे। मतलब कितनी अजीब सूरत हाल है। मुल्क में सब एक साथ मोहब्बत से रहें, उसकी सरकार कोशिश ना करके बल्कि सबको घेटों में पहुंचाने की तैयारी कर रही है। अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सरकार को बदलो। क्या कुछ है ये इसको थोड़ा सा बताइए। आमतौर पर रीजन है इसके पीछे। एक रीजन तो बड़ा ये है कि वहां जो मैटी कम्युनिटी है, जो वहां के लोकल एथनिक पुराने हैं, उनकी तादाद भी तकरीबन 42% है। उसमें से 70% हिंदू हैं, और उन हिंदुओं में बड़ी तादाद में अपर कास्ट के हिंदू भी हैं, जो ब्राह्मणिकल लीनिएज से आते हैं, वो हिंदू मैटीज में शामिल हैं। और वो टोटल मैटीज में 70% के करीब है, 30% उनमें भी क्रिश्चियन है। ये जो नागाज एंड कुकीज हैं, ये भी उतनी ही तादाद में हैं जितनी तादाद में मैटीज हैं, और इनकी तादाद मैटीज के बराबर होने के साथ ये सब के सब क्रिश्चियन हैं। तो मसला और जो है वो ये है कि नंबर 1 तो एथनिक क्लींजिंग है, कि जो क्रिश्चियन डोमिनेशन है उस क्रिश्चियन डोमिनेशन को नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और मेघालय से उसे खत्म करना है। एक बात, ये पहला जो है पर्पस है इस पूरे के पूरे वाकये का। दूसरा पर्पस ये है कि जो वैली है ना मणिपुर में, वैली का एरिया तकरीबन 10% 12% है, 80% से ज्यादा हिल्स है, पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों पर ये ट्राइबल्स रहते हैं, नागाज, कुकीज और जोबो वगैरह। और वैली में सारी की सारी पॉपुलेशन वैली में है, मैटीज ज्यादातर वैली में रहते हैं। तो चूंकि एरिया जो है वो कुकीज के पास ज्यादा है, तो ये डेमोग्राफिक चेंज चाहते हैं और कुकीज को वहां से डिस्प्लेस करना चाहते हैं। और ये रीजन है कि सरकार कह रही है कि 60,000 लोग कैंपों में रह रहे हैं, 60,000 तो उन कैंपों में रह रहे हैं। मिजोरम कितने माइग्रेट करके गए हैं इसकी कोई तादाद अभी नहीं मालूम है। नागालैंड कितने लोग माइग्रेट करके गए हैं उसकी तादाद मालूम नहीं है। मुझे दिल्ली में मालूम है कि बहुत सारे लोग मणिपुर से जो कुकी क्रिश्चियंस हैं वो दिल्ली आए हैं, और क्रिश्चियंस के जो मिशनरीज हैं उनके साथ रह रहे हैं। उनको, उनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में, उनको मिड टर्म में उनको एडमिशन दिए जा रहे हैं, उनको जॉब्स, क्रिश्चियंस के जो इदारे हैं उनमें उनको जॉब दिए जा रहे हैं। ये अभी 10-15 दिन के अंदर अंदर मैंने नोट किया है दिल्ली में। तो कितना बड़े पैमाने पर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्रिश्चियंस का, ये आप गौर कर सकते हैं। तो ये एक टारगेटेड पोग्रोम है अगेंस्ट द क्रिश्चियंस ऑफ मणिपुर, जहां बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार की मदद से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग है, स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग है क्रिश्चियंस की मणिपुर के अंदर से। इसलिए 3 महीने होने को हैं और ये रुक नहीं रहा है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर भेजी जा रही हैं वो भी मैटीज के साथ ही
खड़े होकर और नागाज और ये रीजन है कि हमने देखा कि जो वीडियो सामने आया, जिसको बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर वहां के, वो कह रहे हैं कि ये तो सैकड़ों ऐसे ऐसे वीडियो हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, उसमें पुलिस ने ही उनको भीड़ के हवाले किया है, विक्टिम्स को। ये विक्टिम्स का बयान है। कारगिल का वो जंग लड़ने वाला है, कारगिल का साबिक फौजी है, जिसकी बीवी के साथ ये सब कुछ हुआ, जो ये कह रहा है आज कि मैं कारगिल में खड़े होके देश को तो बचा पाया, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपने घर में रह के नहीं बचा पाया, ये कह रहा है। ये कितनी बड़ी बदकिस्मत बात है। तो इस तरह एक तो ये रीजन है कि एथनिक क्लींजिंग चाहते हैं। दूसरे, ये जो पूरी पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां एग्रीकल्चरली बहुत ही फर्टाइल हैं। इस पे पॉपी की खेती, अफीम की खेती ये करवाना चाहते हैं, और ये उसके ठेके देना चाहते हैं बहुत बड़ी कंपनियों को, खासतौर पर मेडिसिनल कंपनीज को। और वहां पर मणिपुर की इकोनॉमी को और इन एरियाज को ये हमारे कॉरपोरेट के हवाले करना चाहते हैं, इन नागाज एंड कुकीज से खाली करवा के। तो एक ही तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक तो आप क्रिश्चियन डोमिनेशन को वहां से खत्म कर रहे हैं, और दूसरा 8-8.5% मुसलमान भी रहते हैं वहां। तो इनको लगता है कि कुकीज को अगर हटा दिया तो मुसलमानों को हटाने में फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मुसलमान तो आजकल वैसे भी बेचारे हुए हुए हैं। तो कुकीज जो है वो आर्म्ड हैं। जो म्यांमार का बॉर्डर लगा हुआ है मणिपुर से, वहां से भी आर्म्स आ रहे हैं, चाइना से भी। ये लोग समझते नहीं है इस बात को। ये खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं। इनको समझना चाहिए कि वो पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया है। पांचों स्टेट जो है चाइना और म्यांमार के साथ लगी हुई है। चाइना हमारे मुल्क के का कोई बहुत अच्छा दोस्त तो है नहीं, वो तो हमारे मुल्क को खराब ही करना चाहते। वो उन ट्राइबल्स को, 32 छोटे छोटे ट्राइबल्स हैं, उन ट्राइबल को आर्म्ड कर रहा है। और दूसरे वो ट्राइब्स फौज से भी जो है जब तंग आ गए हैं तो फौज से भी हथियार छीन रहे हैं। और इस तरीके से वो तो आर्म्ड है, मुसलमान आर्म्ड नहीं है। वो कबाइल आर्म्ड है, वो मुकाबला कर रहे हैं बाकायदगी के साथ। और ये चाहते हैं कि किसी सूरत से बस इनके जहन से हिंदुत्व नहीं निकलता। तो ये पांचों स्टेट में आज जो खौफ का आलम है कि नागालैंड भी खौफजदा हो गया है, पूरा की पूरी पॉपुलेशन नागालैंड की। मिजोरम, जिसको 3 महीने के बाद इलेक्शन फेस करना है, आज वो भी खौफजदा है। मिजोरम में से उन्होंने कह दिया कि मैटीज चले जाएं, वरना हम उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो वहां से मैटीज ने भागना शुरू कर दिया। तो 3 स्टेट जो है, 5 क्रिश्चियन डोमिनेटिंग स्टेट में से 3 स्टेट में ये आग फैल गई है। और यहां पर आप पार्लियामेंट में बात करना भी नहीं चाहते। और जब मतलब कितना शर्मनाक ये बयान है। आप कैसे मणिपुर के इन वाकयात को जोड़ सकते हैं कि साहब वेस्ट बंगाल में भी रेप के वाकयात हो गए हैं, और बिहार में भी हो गए, और छत्तीसगढ़ में भी हो गए, और राजस्थान। वहां पर जो वाकयात हुए वो 3 महीने से नहीं चल रहे, यहाँ 3 महीने से चल रहा है। वहां एथनिक क्लींजिंग नहीं हो रही है, रेप। और भाई रेप तो जुर्म है, उस जुर्म की जितनी सख्त सजा हो मिलनी चाहिए, जहां भी हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, बंगाल में हो, बिहार में, जहां भी हो। तो एक रेप के वाक़े को, जो इस मुल्क में हर आधे घंटे में एक रेप होता है, हर आधे घंटे में, इंडिया में से ज्यादा रेप के वाकयात सारी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जितने हमारे मुल्क में। मोलेस्टेशन हर 10 सेकंड में होता है। हर 10 सेकंड में एक लड़की को छेड़ा जाता है इस मुल्क में, या एक औरत को। और 9 साल से लेकर 90 साल तक की औरत महफूज नहीं है। तो ये वाकयात तो एक तो नॉर्मलाइज हो चुका है इस मुल्क में रेप। इतना बदकिस्मत ये बात है कि नॉर्मलाइज हो चुका है रेप, जिसकी कोई बात ही नहीं करना चाहता। उस वाक़े को लेके आप मणिपुर को इससे इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है सब जगह हो रहा है तो मणिपुर में भी हो गया। जहां पर आप 20 साल की छोटी सी बच्ची को नंगा करके बंदूक के नोक पे और उसको सड़क पे घुमाते हैं, और फिर रेप करते हैं। आप 40 साल की औरत को रेप करते हैं, आप 50 साल की औरत को रेप करते हैं। और उसके, और ये भी नहीं, उसका दोस्त, जिस लड़की के साथ रेप हुआ, उसका दोस्त भाई को कत्ल करने वाले में शरीक है। साथ में 2 कत्ल भी होते हैं, एक भाई का और एक बाप का कत्ल होता है। और इसको, रेप को टूल बनाया जाता है, एक हथियार की हैसियत में
औरतों के रेप को इस्तेमाल किया जाता है एथनिक क्लींजिंग के लिए और पोग्रोम के लिए, तो आप इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं? जहां 3 महीने से एक सिविल वॉर जैसी सूरत हाल पैदा हो गई हो और आप उसको मुस्तकिल छुपा रहे हैं। 4 दिन रहकर आए, ये लगा कि चलिए वजीर दाखिला रहकर आए हैं और वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के उन्होंने बना दिए हैं और बातचीत हुई, अब ठीक हो जाए, उसके अगले दिन और बढ़ गया। तो ये क्या होम मिनिस्टर के इशारे पर बढ़ा? ये सवाल आज किया जा सकता है कि अगर होम मिनिस्टर खुद वहां गए और उन्हीं की पार्टी की सरकार है तो फिर रुका क्यों नहीं और बढ़ क्यों गया? आज तक नहीं रुका है, आज तक कल भी वहां पर वाकयात हुए कि वहां पर ट्रांजिट कैंप पर आर्मी के हमले किए गए और आर्मी की बसें जलाई गई। और क्यों जलाई गई? इसलिए कि 2 औरतें कर्फ्यू में ढील हुआ तो बाहर आई सब्जी खरीदने, उनको पीटा गया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको पीटा। रहमानी साहब देखिए, हमने बीजेपी की सरकार में खासतौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में, वहां भी 3 महीने तक मुसलमानों के खिलाफ हुआ 2002 में, और अब यहाँ भी तकरीबन 3 महीने होने जा रहे हैं। आमतौर पर उससे पहले मैं एक पत्रकार के तौर पर बहुत से मैंने फसादात कवर किए हैं। उस वक्त कांग्रेस के जमाने में ये होता था कि ये कहा जाता था कि 2-3 दिन के लिए छूट दे दी जाती है, फिर कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो 3-3 महीने तक जारी रहने का मतलब सीधा सीधा सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, जो गुजरात में भी नजर आया और अब यहाँ भी नजर आया। आखिर इससे बीजेपी हासिल क्या करना चाहेगी, मुल्क को क्या मिलेगा, क्या है? बीजेपी का देखिए एक प्लान पहले से है, कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। वो ये कहते रहे हैं कि 9 स्टेट्स इस मुल्क में माइनॉरिटी डोमिनेटिंग स्टेट्स हैं और वहां हमको हिंदू चीफ मिनिस्टर चाहिए, और इसके लिए वो एथनिक क्लींजिंग करते रहे हैं। गुजरात की एथनिक क्लींजिंग और गुजरात का जो पोग्रोम बीजेपी ने किया था, और यही नरेंद्र मोदी जी थे जिनसे अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर होते हुए ये कहा था कि मोदी जी राजधर्म निभाएं, तो राजधर्म उन्होंने उस वक्त भी नहीं निभाया था और आज भी वो राजधर्म नहीं निभा रहे। उनके लिए राजधर्म का मतलब ये हो गया है कि हर जगह पर माइनॉरिटीज को टारगेट करें। आप देखिए इस मुल्क में चर्च जलाए जाते हैं, 300 से ज्यादा चर्च तो अब 3 महीने में जला दिए गए। इससे पहले भी कंधमाल में भी चर्च जलाए गए और दूसरी जगहों पर भी चर्च जलाए गए। 84 में गुरुद्वारे जलाए गए, जब 84 का राइट हुआ था, कितने गुरु ग्रंथ साहब पर कितनी बार बेइज्जती करने के लिए हमले हुए, उसको पाड़ा गया। कुरान शरीफ को 2001 में यही दिल्ली के जंतर मंतर पे जलाया गया। मस्जिदों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और जहां मस्जिदों पर हमले, जो बाबरी मस्जिद का वाकया सबके सामने मौजूद है, अभी ज्ञानवापी में वही हो रहा है, मथुरा में हो रहा है, बदायूं की मस्जिद में हो रहा है, भोपाल की मस्जिद में हो रहा है। उसके अलावा दिल्ली में रेलवे खड़ा हो गया आके कही तो हमारी मस्जिद है, इनको तोड़ो, 500 साल पुरानी मस्जिदों को लेके। तो ये जो मस्जिदों पर हमले, इबादत गाहों पर हमले, आप बताइए कि क्या आपने पिछले 70 साल में कहीं ये सुना है कि खुदा ना खास्ता किसी हिंदू टेम्पल के ऊपर हमला हुआ और उस टेम्पल को शहीद कर दिया गया? कभी गीता पे या रामायण पे या इस तरह की जितनी मजहबी किताबें उन पर कोई हमले हुए? नहीं हुए, कोई नहीं करना चाहता। लेकिन टारगेटेड माइनॉरिटीज के रिलीजन को और उनकी आबादियों को आप टारगेट करके और ये करना चाहते हैं, तो गुजरात में भी आप ये गौर करें कि जितनी जगह थी जहां पर फिसाद हुआ, वो जगह थी जहां गांवों में छोटी छोटी आबादियां, बड़ी हिंदू आबादियों के बीच में छोटी सी मुस्लिम आबादियां रह रही थी। मसलन 1000 आदमी का अगर गांव है तो उसमें 100 मुसलमान रह रहे हैं। वहां से सफाया कराया और उनको अहमदाबाद में और बड़े शहरों में लाके उनको बसा दिया गया और वो गेटोस बन गए, स्लम्स बन गए। आज भी जोहूपुरा में आप जाइए, वो स्लम आपको दिखाई दे जाएंगे। आप मुजफ्फरनगर का 2013 का फिसाद देखिए तो लसार गांव और जो जोला गांव और ये इस टाइप के जितने गांव या छोटे छोटे मजदूर मुसलमानों की आबादियां थी जिन्हें मुजाहरे कहते हैं वहां पर, तो उनको वहां से कुछ को तो मार के निकाला और कुछ डर के मारे भाग गए। वो आके कैराना और शामली के आसपास के बड़े पॉकेट्स में वो स्लम उन्होंने वहां बसा लिए। और जो हमारी सो कॉल्ड मुस्लिम तंजीमें हैं और वो भी इसमें आरएसएस की मदद करती हैं, जैसे जोहूपुरा में
आनंद के जिले में, वडोदरा के जिले में इन्होंने कॉलोनीज बसा दी 10-10, 15-15 गज के मकानों की, और वो स्लम जो आरएसएस चाहता था वही स्लम बना के वहां उनको दे दिए। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में 10-10, 15-15 गज के मकान बना के उनको वहां पर वो दे दिए। सेम वे जो ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, अब उनको खाली किया जा रहा है। किसी बड़े शहर पे हंगामा नहीं किया गया। आप गुजरात में देखिए, अहमदाबाद के किसी मोहल्ले में एक पत्थर नहीं फेंका। दरियापुर, कालूपुर, जमालपुर वगैरह जो इलाके हैं शाह आलम वगैरह के बहुत बड़े, एक पत्थर नहीं फेंका। मुजफ्फरनगर शहर में एक पत्थर नहीं फेंका गया। इसी तरीके से जो नागाज एंड कुकीज के बड़े डोमिनेशन के इलाके, वहां नहीं हो रहा। एथनिक क्लींजिंग पहाड़ों के ऊपर से हो रही है, या फिर जो इम्फाल और ईस्ट इम्फाल, 4 जिले हैं इम्फाल के चारों तरफ, इन चारों जिलों से निकाला जा रहा है नागाज एंड कुकीज को, और उसमें मदद है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है पूरा का पूरा। तो ये जो एक पैटर्न चल रहा है, जो हमने गुजरात में 2002 से अब तक देख रहे हैं कि आगे पुलिस या फौज है, और उसके पीछे, वो हमने दिल्ली में भी देखा था 2020 में, कि उसके पीछे जो है वो आरएसएस के या बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट चलते हैं पुलिस के पीछे। आज आपको याद है जामिया में जो एक आदमी आया था पिस्टल लेके, पुलिस के घेरे में वो आगे बढ़ रहा था फायरिंग करने के। और जो वहां पर हमने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखा कि एक लीडर ने बीजेपी के खड़े होके डीसीपी के सामने उसकी मौजूदगी में कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ पर ये कर जो है सफाया कर देंगे। तो ये पुलिस का प्रोटेक्शन, इसीलिए मैंने कहा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। वरना क्या वजह है कि वजीर आजम बोलना नहीं चाहते हाउस के अंदर? आज जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा, अब आया है, ये अगले हफ्ते डिस्कस होगा, ये सिर्फ इसी मजबूरी के तहत आया है कि इसका जवाब देने के लिए वजीर आजम को खुद हाउस के अंदर आना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब देने के लिए, और उस पर एक लंबी बहस होगी। 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन आए इस मुल्क में 1966 से में जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं, और उसमें सबसे लंबा वाजपेयी के खिलाफ 21 घंटे की बहस हुई है। सबसे लंबा जो सोनिया गांधी ने डाला था उस पे 21 घंटे की बहस हुई थी। तो और उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तो जेबी पटनायक लेकर आए थे। उस वक्त नेहरू ने उसके लिए कहा था, जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन था, उस वक्त नेहरू ने कहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना एक डेमोक्रेसी में इसलिए बहुत जरूरी है कि इसके तहत एक चर्चा होती है और सरकार को खुद अपने अपने जो अमलावरी है उसको टेस्ट करने का मौका मिलता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं और उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो एक परंपरा है। आज उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी कहा जा रहा है कि ये तो हार जाएंगे, ये काय को लाए, ये क्यों लाए हैं नो कॉन्फिडेंस, आज उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट, जो मैंने शुरू में कहा था कि ये डेमोक्रेसी जानते ही नहीं और डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते, ये तो लोकतंत्र मुक्त भारत चाहते हैं जिसमें एक आदमी की हेजमनी में डिक्टेटरशिप के साथ भारत चल सके। ये सारे बज़ाहिर चाहे मणिपुर के हों चाहे इंडिया के हों, ये सब उसी जानिब इशारा कर रहे हैं। अब अल्लाह खैर करे 2024 का इलेक्शन ये होने दे ठीक से, तो शायद सूरत हाल बदले। जी तस्नीम रहमानी साहब, आपने बहुत ही अहम बात कही कि ये लोकतंत्र मुक्त भारत चाहते हैं, और आपने ये भी बताया कि एथनिक क्लिंजिंग का क्या इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों को छोटे जगहों से, छोटी बस्तियों से, गांवों से निकाल निकाल करके शहरों में या ऐसी जगह वो घेटो बनाने की तैयारी है। और हमारे 2013 का भी आपने याद दिलाया कि मुजफ्फरनगर में जो उस वक्त तो अखिलेश की सरकार थी, उस वक्त बाकायदा एफिडेविट लिखवाए गए थे कि आप इस गांव में वापस नहीं आएंगे, कुछ थोड़ा सा पैसा उन्हें दे दिया गया था। और ये हमारी जो ऊपर ऊपर से दिखाने वाली ये कि हम हमदर्दी कर रहे हैं, जो जमीयत उलमा, जमात इस्लामी जो भी हो, वो उनको छोटे छोटे घर बना के दे देती हैं और समझती हैं कि हमने बहुत बड़ी कौम की खिदमत की है। मैं आपको उस सिलसिले में एक छोटा सा तजुर्बा बताऊं। एक टेलीविजन चैनल में मैं था उन दिनों, मुझे गेस्ट के तौर पर बिठाया और ये वाली बात शुरू हो गई, तो मैंने कहा कि ये तो सीधा सीधा इजराइल फिलिस्तीन वाला तजुर्बा यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। उसके बाद उस चैनल ने मुझसे माफी मांग ली और उसके बाद उन्होंने मुझे कभी फिर नहीं बुलाया। लेकिन सच बोलते रहे, यही पत्रकारिता हम करते रहे, तो मैं समझता हूँ
वो ज्यादा अच्छा है उस मुनाफिकत से कि हम रोज टीवी पर नजर आए और बदमाशों को बदमाश ना कह पाए। ये बहरहाल हमारी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें समय दे देते हैं, वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।